गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स के अंदर सबसे पहला पैटर्न दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल कवर किया था। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो भी पैटर्न का ही है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि अब हम इन्वर्टेड स्टार पैटर्न का एग्जांपल कवर करें। Alright, as I was discussing before, next जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इन्वर्टेड स्टार पैटर्न का। अब यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें क्रिएट करना होता है तो हम यूजुअल जो सिंटेक्स फॉलो करते हैं या यूजुअल जो कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है हम उसे 5 से स्टार करवाते हैं, ग्रेटर देन 0 तक का लूप चलता है हमारा और हम 1 बाय 1 उसमें डिक्रीमेंट करते रहते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो रोज है, रोज तो हमारे पास में 5 ही हैं, लेकिन फर्स्ट रो के अंदर हमें 5 स्टार डिस्प्ले करवाने हैं, सेकंड रो के अंदर 4 स्टार, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार, फोर्थ रो के अंदर 2 स्टार एंड फिफ्थ रो के अंदर 1 स्टार। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, 1 बाय 1 जो स्टार्स का काउंट है वो कम होता जा रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में डिसेंडिंग टाइप की एक सीरीज क्रिएट हो रही है जो 5 से लेके 1 तक चल रही है। तो अगर मुझे डिसेंडिंग टाइप की रेंज को क्रिएट करना हो तो वो भी हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे लूप को रिवर्स नहीं चलाना होता है हमें, यहाँ पे हम रेंज को ही उल्टा क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 1 बाय 1 5 4 3 2 1 वैल्यू को रेफर करेगा। तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है। मैंने यहाँ पे रेंज क्रिएट करी है 5 से 0 तक। अब यहाँ पे 0 एंडिंग वैल्यू है, यानी कि 5 से 1 तक की मेरे पास में रेंज क्रिएट होगी एक एक के डिफरेंस के साथ में। जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रेंज क्रिएट करते हैं तो स्टेप वैल्यू देना जरूरी है, वरना कभी भी ये रेंज क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने -1 स्पेसिफाई किया। तो 5 4 3 2 एंड 1 ये 5 एलिमेंट्स आएंगे हमारी इस रेंज के अंदर। अब मुझे एक्चुअली में करना क्या है, जितने भी स्टार्स है उन्हें बस मल्टीप्लाई करवाना है एक इंटीजर से और डिस्प्ले करवाना है। तो स्टार को कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, देन 3 देन 2 देन 1। और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस रेंज के अंदर। तो फॉर आई इन रेंज 1 बाय 1 आई सारी वैल्यूज को रेफर करेगा और हम इस आई से ही स्टार को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार और एक स्पेस लिखा है, तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 5, सबसे पहले आई 5 को रेफर करेगा, ये हमारी रेंज का सबसे पहला एलिमेंट है। तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 5 ये 5 स्टार्स को डिस्प्ले कर देगा। अब स्लैश एन इनबिल्ट है तो मेंशन करने की नीड नहीं है। फिर से जो आई है इंक्रीमेंट होके ये अब नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा, यानी कि 4 को रेफर करेगा। तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4 स्टार्स को डिस्प्ले कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होके आई नेक्स्ट वैल्यू को रेफर करेगा, यानी कि 3 को रेफर करेगा। तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्टार्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट 2 एलिमेंट, आई फिर 2 को रेफर करेगा, तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्टार डिस्प्ले करेगा। फिर आई जो है वो लास्ट एलिमेंट यानी कि 1 को रेफर करेगा, तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे स्क्रीन पे 1 स्टार प्रिंट करेगा। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर कवर किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हमने रेंज को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किया है। लूप हमारा वैसे ही चलेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। नॉर्मल केसेस में हम लूप को ही रिवर्स चलाते हैं 5 से ग्रेटर देन 0 तक। आई होप इस एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी कंफ्यूजन। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न का बस एक लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया है जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ पे मैंने जिस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म किया, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करो, हो सकता है कुछ और अलग कंसेप्ट को फॉलो करके आप इसको इम्प्लीमेंट करो। बेसिकली मेरा यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो एक्चुअली में है क्या, मैंने यहाँ पे 5 रोज को ही कंसिडर किया है। और बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जहाँ पे मैंने फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार को डिस्प्ले करवाया था, सेकंड रो के अंदर 2 स्टार्स, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार्स, फोर्थ रो के अंदर 4 स्टार्स एंड फिफ्थ रो के अंदर 5 स्टार्स। ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम है। डिफरेंस जो है यहाँ पे वो है ये स्पेसेस का। अब यहाँ पे स्पेसेस का जो पैटर्न चल रहा है वो ये है
कि सबसे पहली जो रो है हमारे पास में, वहां पे मैंने 4 स्पेसेस को डिस्प्ले करवाया। जो सेकेंड रो है वहां पे मैंने 3 स्पेसेस को डिस्प्ले करवाया। थर्ड रो के अंदर मेरे पास में 2 स्पेसेस हैं, फोर्थ रो के अंदर 1 स्पेस है और फिफ्थ के अंदर एक भी स्पेस नहीं है, 0 स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने यूजर डिपेंडेंट कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मैंने खुद से ही वैल्यूज को डिसाइड किया है और फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे रो का इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे स्टार्स का इंक्रीमेंट हो रहा है और स्पेस का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब ये वेरिएबल मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि स्पेस भी हमारे पास में एक कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर को अगर मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना हो तो हम वो करवा सकते हैं, यानी कि स्पेस को भी हम एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसी के लिए मैंने स्पेस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे मैंने 4 से इनिशियलाइज करवा दिया है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 4 है, 4 स्पेस से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी वर्किंग। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास में 5 रोज है तो मैंने रेंज क्रिएट करी है 1,6। तो 1 बाय 1 इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आएगी एक एक के इंक्रीमेंट में 1 2 3 4 एंड 5 और आई उनको रेफर करेगा 1 बाय 1। अब सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले मुझे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे स्पेस को अगर मैं डायरेक्टली सिंगल कोट्स के अंदर एक ब्लैंक स्पेस दूंगी तो वो तो एक ही स्पेस को डिस्प्ले करेगा। अगर इससे मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मल्टीपल टाइम्स स्पेसेस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस स्पेस को मल्टीप्लाई करवाया है इस स्पेस वेरिएबल के साथ में। इसके अंदर 4 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि हमारी स्क्रीन पे अब 4 स्पेसेस डिस्प्ले होंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना, हमें एक स्टार को डिस्प्ले करवाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट को काम में लिया है और एंड एट्रीब्यूट में ओपनिंग और क्लोजिंग कोट है, सिर्फ किसी भी तरीके का कैरेक्टर या स्पेस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो 4 स्पेसेस के बाद भी हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर सेम ही लाइन पर है। अब हमें क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करवाना है। स्टार एक स्ट्रिंग है और 1 एक इंटीजर है और ये इंटीजर प्रेजेंट है आई वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है प्रिंट स्टार मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि स्टार मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 स्पेस प्रिंट होगी, एक स्टार प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट काम में नहीं लिया है तो स्लैश एन हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा और हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि अब जो नेक्स्ट रो आएगी मेरी, वहां पे मुझे 3 स्पेस काम में लेनी, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस। तो मैंने यहाँ पे स्पेस में 1 का डिक्रीमेंट कर दिया है। तो अब इसके अंदर 3 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। आई का इंक्रीमेंट होगा और आई अब 2 को रेफर कर रहा है, तो आई के अंदर 2 है। अब हम जब स्पेस को प्रिंट करवाएंगे तो ये स्पेस कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट करवा दिया था। तो 3 स्पेसेस हमारी डिस्प्ले होगी। एंड एट्रीब्यूट है तो स्लैश एन काम नहीं करेगा, हम अभी भी सेम रो पर ही। अब हमें 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं और आई के अंदर 2 है तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे 3 स्पेस को प्रिंट करने के बाद। फिर से मैंने स्पेस का डिक्रीमेंट कर दिया तो अब स्पेस के अंदर 2 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। तो जब फिर से हमारा लूप चलेगा, आई अब 3 को रेफर कर रहा है तो ये कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 स्पेस प्रिंट होंगी। उसके बाद स्टार मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 स्टार्स प्रिंट होंगे। फिर से मैंने स्पेस का डिक्रीमेंट करवाया है तो अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगी हमारे पास में वैल्यू। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करवाती हूँ तो 1 स्पेस प्रिंट होगी सिर्फ, और अब आई ने इंक्रीमेंट किया है तो वो 4 को रेफर कर रहा है तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4 स्टार्स को प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट जब फिर से डिक्रीमेंट होगा तो स्पेस की वैल्यू हो चुकी है 0, राइट। तो अब अगर 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो हमारे पास में कुछ भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि एक भी स्पेस डिस्प्ले नहीं होगी। अब यहाँ पे आई ने इंक्रीमेंट होके 5 को रेफर किया है तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 5 ये 5 स्टार्स को डिस्प्ले करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रिंट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जो स्टार है इसके बाद में एक स्पेस प्रोवाइड की है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ स्टार को काम में लोगे तो आपके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है।
कि किस तरीके से पैटर्न में स्टार्स और स्पेसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ और तरीका भी आता हो तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास में दैट इज एल्स सूट। अब जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ब्लॉक्स वाला कंसेप्ट बताया था, तब मैंने आपको सूट का डेफिनेशन बताया था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को ही हम सूट कहते हैं। अब अभी तक एल्स ब्लॉक को जो हम काम में लेते आए हैं वो सिर्फ इफ के साथ में ही था, लेकिन पाइथन के अंदर हम एल्स ब्लॉक को लूप्स के साथ में भी काम में ले सकते हैं। फॉर और वाइल ये दोनों के साथ में सेम टाइप की वर्किंग करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स के बेसिक कंसेप्ट की बात करती हूँ, जो इसकी एक्चुअल वर्किंग होती है, तो वो क्या होती है कि हमारे पास में इफ और एल्स होता है। इफ में हम एक कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ही हमारा एल्स ब्लॉक एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब सिचुएशन चाहे जो भी हो, दोनों में से एक ही पार्ट चलेगा। ये चीज हमने अभी तक देखी है। लेकिन अगर हम लूप्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे चाहे हमारा लूप एग्जीक्यूशन में आए या फिर हमारा लूप एग्जीक्यूशन में नहीं आए, जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मूविंग बैक टू द टॉपिक जो था हमारा एल्स सूट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि इफ के केस में तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ही हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है, लेकिन अगर हम लूप्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो चाहे लूप एग्जिस्टेंस में आए या नहीं आए, हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने अभी तक कवर किया है लूप्स के केस में। अगर हम फॉर विद एल्स की बात करते हैं तो फॉर वेर इन सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, उसके बाद आएगा हमारा एल्स कीवर्ड। अब ये जो एल्स कीवर्ड है ये इस फॉर का पार्ट नहीं है, तो हम नेस्टेड नहीं करेंगे, हम टैब नहीं देंगे यहाँ पे। ये फॉर इसके साथ में एसोसिएटेड है तो इसका इंटेंडेशन फॉर से सेम ही होगा। उसके बाद एल्स के स्टेटमेंट एंड सेम गोज फॉर वाइल, वाइल कंडीशन उसके स्टेटमेंट्स, फिर एल्स ब्लॉक और उसके स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो मैंने आपको स्टेटमेंट अभी कहा, उसी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने यहाँ पे फॉर विद एल्स का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप चाहो तो सेम तरीके से वाइल विद एल्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते। मैंने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले एक रेंज क्रिएट करी है। 5 एंडिंग वैल्यू दिया है तो 0,4 तक ये रेंज क्रिएट करेगा, यानी कि जो आई है वो 0 से 4 तक की वैल्यू को रेफर करेगा 1 बाय 1। अब सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि 0 से लेके 4 तक की वैल्यू अलग अलग लाइन के अंदर मेरे पास में डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे एक टाइम तो हमारे पास में ऐसा आएगा ना जब हमारी रेंज खत्म हो चुकी है, मतलब हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अगर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आएंगे एल्स पार्ट के अंदर, तो हमारे लूप के एग्जीक्यूशन के बाद भी ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा कंप्लीटेड। और यहीं पे हमारे पास में एक दूसरा केस है जहां पे मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 0। अब यहाँ पे रेंज 0 है तो यहाँ पे किसी भी तरीके की रेंज एग्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने एंडिंग वैल्यू को ही 0 मान के चल लिया। अब इस एंडिंग वैल्यू से तो -1 तक की रेंज हमारी क्रिएट होती है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की रेंज क्रिएट नहीं होगी। आई किसी भी वैल्यू को रेफर नहीं करेगा, यानी कि हमारा लूप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो उस केस में भी हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आएगा आउट ऑफ लूप। तो यहाँ पे जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, फर्स्ट जो केस है हमारा, उसमें हमारा लूप एग्जिस्टेंस में आया है, तब भी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारे लूप की प्रिंटिंग 0 to 4 और ये एल्स का मैसेज। और सेकंड केस के अंदर हमारा लूप एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, फिर भी जो एल्स है वो प्रिंट हुआ है। तो ये तो था इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ में। अब इसे कैसे ओवरराइट करते हैं वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जो एल्स ब्लॉक है, अगर वो हर केस में एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर इसका यूसेज क्या हुआ? मतलब ये तो एक तरीके का कंपल्सरी स्टेटमेंट के जैसा काम कर रहा है ना, कि हर केस में चलना ही चलना है, तो फिर क्यों एल्स को काम मिले?
देखिए यहाँ पे फॉर के साथ में एल्स का जो एग्जैक्ट यूसेज है ये आपको तब दिखेगा जब हम फॉर के अंदर किसी ना किसी तरीके की कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन के ट्रू होने पर हम लूप को ब्रेक करवाएंगे। आप सबको ब्रेक कीवर्ड का यूसेज पता है, किसी भी लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड को काम में लेते हैं। तो फॉर के अंदर या व्हाइल के अंदर हमने कोई कंडीशन लिखी है और उस कंडीशन के ट्रू होने पर मैंने ब्रेक किया है लूप को, उस केस में हमारा एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिर्फ एक यही केस है, बाकी नॉर्मल टर्म्स में हमारा एल्स चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है इस फॉर विद एल्स के एग्जैक्ट यूसेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर सर्चिंग करवाई। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर कैसे इनपुट लेते हैं या फिर एरे कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोगों ने नहीं देखा है, तो मैंने खुद से ही एक लिस्ट क्रिएट कर दी है ग्रुप नाम की, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स असाइन करवाए हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन कि वो कौन से एलिमेंट को सर्च करवाना चाहता है। इंट में कन्वर्ट करवाने के बाद मैंने उसे सर्च वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया। अब यहाँ पे मुझे सर्चिंग किसके अंदर करनी है, इस लिस्ट के अंदर। तो यूजुअली जो हम एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करते थे वो क्या होता था, 0 से लेके साइज -1 तक का लूप चलाते थे। जो मेरा सर्च है इक्वल्स टू एरे ऑफ आई होता था, तो हम उसकी पोजीशन प्रिंट करवाते थे। तो बिल्कुल वही चीज है, सीक्वेंस को ट्रैवर्स करना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप को काम में लिया है, फॉर एलिमेंट इन ग्रुप। अब ये एलिमेंट वेरिएबल क्या करेगा, 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज को रेफर करने का काम करेगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो इस सर्च से मैच हो जाती है तो यानी कि मैंने एलिमेंट फाउंड कर लिया है और अब मैं बाहर आ सकती हूँ, तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इफ सर्च इक्वल्स टू एलिमेंट, सपोज यूजर ने सर्च के अंदर 3 इनपुट किया है, तो इफ सर्च यानी कि 3 इक्वल्स टू एलिमेंट यानी कि 1, कंडीशन फॉल्स है, इंक्रीमेंट होगा एलिमेंट, अब नेक्स्ट वैल्यू को रेफर करेगा दैट इज 2। तो सर्च में 3 है, एलिमेंट में 2 है, 3 2 के बराबर नहीं होता है, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से इंक्रीमेंट होगा और अब एलिमेंट रेफर कर रहा है 3 को। तो सर्च के अंदर भी 3, एलिमेंट के अंदर भी 3, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, 3 इक्वल्स टू 3। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया दैट इज एलिमेंट फाउंड और फिर इस लूप को ब्रेक करवा दिया। ऑब्वियसली जब मुझे एलिमेंट मिल चुका है तो मैं आगे क्यों सर्चिंग करूंगी और अपना टाइम वेस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को काम में लिया और मैं लूप से बाहर आ गई। अब जो हम लूप से बाहर आएंगे तो हम इस एल्स पे नहीं आएंगे, इस एल्स के भी बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे ना, हमारा कर्सर डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा। तो सिर्फ इफ के केस में अगर हम ब्रेक कीवर्ड काम में लेते हैं तो ही एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 10 एज अ एलिमेंट दिया होता सर्च के अंदर, तो 10 तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे, हमारी ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, लूप कभी ब्रेक होगा ही नहीं। तो एट दी एंड हमारा इस लूप का जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, हम रेंज के एंड पे आ चुके हैं, तो उस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं जो भी एरर मैसेज है दैट इज एलिमेंट नॉट फाउंड। नॉर्मल टर्म्स में हम यहाँ पे एक पोजीशन वेरिएबल लेते थे जिसे हम -1 से इनिशियलाइज करते थे। अब अगर वो मिलता है तो उस पोजीशन में हम इंडेक्स की वैल्यू को असाइन करवा देते, फिर बाद में हम चेक करते थे इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो एलिमेंट मिल गया है, और एल्स तो यहाँ पे अलग से इफ एल्स को काम में लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर के साथ में ही एल्स को काम में ले सकते हो और थोड़ा सा लाइंस ऑफ कोड को आप बचा सकते हो। तो उस केस में ये आपके हेल्पफुल रहेगा। एग्जीक्यूशन में मैंने 2 वैल्यूज का इनपुट दिया है, एक 4 है और एक है 10। तो 4 के केस में देखिए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एलिमेंट फाउंड मैसेज आया है, और 10 के केस में एलिमेंट नॉट फाउंड। अब इस केस में यहाँ पे हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। So that was today's last example. Thank you so much everyone. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है then let me know in the next session.